नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी भारत पर। आइए देखते हैं अब तक की खबरें। आम आदमी पार्टी की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की है। लंबे समय से देश भर के लाखों कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम की वापसी की मांग कर रहे हैं, जिसे लेकर उन्होंने सरकार पर सवाल उठाए हैं। सांसद ने यूपीएस योजना की हकीकत पर प्रकाश डाला और बताया कि यह योजना दलित, आदिवासी और अर्धसैनिक बलों के कर्मचारियों को पेंशन से वंचित कर रही है। साथ ही उन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम को पुनः लागू करने की मांग भी की है। सांसद ने सरकारी नौकरियों में एएससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के लोगों को मिलने वाली उम्र की छूट और पेंशन के जुड़ी विस्तांगियों पर भी चिंता जताई है। आइए सुनते हैं उनके बयान को विस्तार से। आज कुछ महत्वपूर्ण विषयों पे आपसे वार्ता करनी है। लंबे समय से देश के लाखों कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग कर रहे थे, यानी कि न्यू पेंशन स्कीम बंद करके ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग कर रहे थे और ये कह रहे थे कि हमें पुरानी पेंशन की बहाली की जाए। उनकी मांग नहीं सुनी गई। उन्होंने रामलीला के मैदान में आंदोलन किया, जिसमें मैं भी शामिल हुआ था। लखनऊ में किया, अलग अलग राज्यों की राजधानी में किया, जिलों में किया, बहुत सारे धरना प्रदर्शन किए। और जब 4 राज्यों का चुनाव अभी आने वाला है, तो उसके ठीक पहले भारत की सरकार, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार यूपीएस लेके आई है। कह रही है कि ये बिल्कुल क्रांतिकारी कदम है और जैसे पुराने पेंशन की स्कीम थी वही स्कीम है ये। लेकिन इस यूपीएस की हकीकत आपके सामने मैं बताना चाहूंगा। पहली बात, ये यूपीएस का जो पेंशन जो स्कीम है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, एकीकृत पेंशन स्कीम जो है, एकीकृत पेंशन योजना, ये भारी संख्या में दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को पेंशन स्कीम से वंचित करेगी। नंबर 1, दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को पेंशन स्कीम से यूपीएस योजना वंचित करेगी। नंबर 1। नंबर 2, देश में लाखों की संख्या में काम करने वाले अर्धसैनिक बल जो अपना जान जोखिम में डालकर भारत माता की रक्षा करते हैं, भारत के संसद की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति देते हैं, वो पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग, अर्धसैनिक बल के लोग इस पेंशन योजना से वंचित रह जाएंगे, पेंशन पाने से वंचित रह जाएंगे। नंबर 3, ये योजना कर्मचारी का पैसा लेकर कर्मचारी को पेंशन देने की योजना है। ये योजना, मूल बात जो इसकी है कि कर्मचारी का पैसा लेकर कर्मचारी को पेंशन देने की योजना है। इसमें सरकार कोई एहसान नहीं कर रही कर्मचारी के ऊपर, याद रखिएगा। कर्मचारी का पैसा लेकर कर्मचारी को पेंशन देने की योजना। अब मैं एक एक करके आपको बताना चाहता हूं। पहली बात, सरकारी नौकरियों में एससी, एसटी, ओबीसी को उम्र की छूट होती है, यानी कि 40 साल तक एससी, एसटी वर्ग के लोग सरकारी नौकरी पा सकते हैं और 38 साल तक पिछड़ा वर्ग के लोग, जिसमें हिंदू पिछड़ा वर्ग भी शामिल है, मुस्लिम पिछड़ा वर्ग भी शामिल है, ओबीसी के लोगों को 38 वर्ष तक नौकरी मिल सकती है, सरकारी नौकरी।
अब सपोज कीजिए कि किसी को 36 साल में नौकरी मिली और वो दलित और आदिवासी है, किसी को 36 साल में नौकरी मिली और वो ओबीसी है, तो इस पेंशन योजना के बारे में क्या लिखा हुआ है कि 25 साल की नौकरी पूरा करना आवश्यक है, तब आपको पेंशन मिलेगी। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी आगामी उपचुनाव में सभी 10 सीटों, जिसमें मिल्कीपुर विधानसभा सीट भी शामिल है, इस पर विजय प्राप्त करेगी। उन्होंने यह टिप्पणी समाजवादी पार्टी द्वारा मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में दी। राजभर ने भाजपा की जीत को रामपुर और आजमगढ़ की तरह सुनिश्चित बताया। ऐसा होगा आप सब। मंत्री जी, उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से एक्शन में है। अखिलेश यादव बैठक पर बैठक कर रहे हैं और सबसे ज्यादा मिल्कीपुर और कटहरी सीट पर फोकस भी समाजवादी पार्टी कर रही है। देखिए, 10 विधानसभा के बाई इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी जीती और कई बार हम सब लोगों ने कहा है, लोग सवाल खड़ा करते हैं। आप सब लोगों को ध्यान होगा, जब रामपुर आजमगढ़ का बाई इलेक्शन हो रहा था तो कोई भी ये कहने के लिए तैयार नहीं था कि वो हम जीत पाएंगे, लेकिन हम लोगों ने जीता। तो जैसे रामपुर आजमगढ़ जीते, वैसे ये 10 के 10 बाई इलेक्शन हम। बिहार के मधुबनी जिला के हरलाखी प्रखंड के हटबरिया गांव निवासी अजहर इकबाल उर्फ सैयद दानिश इकबाल को राजद पंचायती राज प्रकोष्ठ के जिला प्रधान महासचिव के पद पर मनोनीत किया गया है। यह मनोनीति पटना में राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के निर्देश और तेजस्वी यादव की सहमति से प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र प्रसाद विद्यार्थी द्वारा की गई। राजद नेता निशांत शेखर ने दानिश इकबाल की ईमानदारी और कार्यक्षमता की सराहना की है। उनकी नियुक्ति पर जिले भर के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने खुशी व्यक्त की है। गार्जियन महेंद्र प्रसाद विद्यार्थी जी, जो पंचायती राज प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद देता हूं और तमाम मधुबनी वासियों से धन्यवाद कि हमें इतना बड़ा जिम्मेदारी दिया गया है। मैं आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी का तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। जो हमें ये जिम्मेवारी दिया गया है, उस जिम्मेवारी को मैं दिल से निभाऊंगा और पार्टी को सक्रिय करने के लिए हमें जहां तक जो कार्य करना होगा मैं करूंगा और मधुबनी में राष्ट्रीय जनता दल को मजबूती से युद्ध को जोड़ते हुए अपना कार्य को पूर्ण करूंगा। धन्यवाद। बिल्कुल, दानिश जी ऐसे भी मजबूत युवा साथी हैं और पार्टी के बहुत पुराने सिपाही हैं। इन्हें आज तक इन्होंने जितना मेहनत किया पार्टी के लिए, आज उन्हें इसका फल प्राप्त हुआ है। उन्हें इतना महत्वपूर्ण पद पर मिला है आला कमान के द्वारा। क्या इनके आने से जो है मधुबनी में पार्टी कितनी और ये तो देखिएगा, दानिश जी से बहुत उम्मीद है, शिष्य नेतृत्व को भी, और हमें तो है ही। दानिश जी एकदम संगठन के लिए और मजबूती से काम करेंगे। पहले उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद में राजस्व कर्मियों द्वारा घूस लेने का वीडियो वायरल हो गया है, जिसके बाद विभाग में हड़कंप मच गया है। वायरल वीडियो में कानून को तारकेश्वर सिंह और लेखपाल विनय दुबे को रिश्वत लेते हुए दिखाया गया है। कुछ दिन पहले एंटी करप्शन टीम ने गढ़वाल क्षेत्र तहसील के कानूनगो को घूस लेते हुए पकड़ा था और इस नए वीडियो ने विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की नींद उड़ा दी है। ले काम 10,000 बाई तो गोल लगी ले गोल लगी
रोज को गिन के ले नहीं जान ना पैसा पैसा उड़ी रहा हम ले भाई कितना मांगत कितना ना भाई तो मैंने हम कहने भैया काम गिरो काजी मान ली भाई देखिए हमारे ना हम ना बताइए आ जाता हमारे काम तो गवान भाई रउआ अपना चपरासी के थी से भेजवाई काजी हमें ठीक रहे आप भेजवाइए चपरासी से। राज्यपाल श्री रमेश बैया ने आज राजभवन में न्यायमूर्ति इंदर सिंह उबोवेजा को छत्तीसगढ़ लोकायुक्त के पद की शपथ दिलाई। शपथ समारोह में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, सांसद बृजमोहन अग्रवाल, पूर्व सांसद सुनील सोनी, पूर्व लोकायुक्त टीपी शर्मा और अन्य वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों ने भाग लिया। अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीमती रेणु पिल्ले ने शपथ प्रक्रिया का संचालन किया। शपथ लेने के बाद राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने श्री उबोवेजा को पुष्पागुच्छ देकर सम्मानित किया। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य ने मीडिया से बातचीत में कहा कि भाजपा मैनपुरी की करहल और अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीटों पर प्रचंड जीत हासिल करेगी। कैबिनेट बैठक से पहले की गई इस प्रेस वार्ता में बैठक ने दावा किया कि विपक्ष का भ्रम अब समाप्त हो चुका है और भाजपा की सरकार ने कानून व्यवस्था और विकास के मुद्दों पर महत्वपूर्ण काम किए हैं। उनका कहना है कि इन कारणों से भाजपा उपचुनाव की सभी 10 सीटें जीतने में सफल होंगी। बैठक कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा के उपचुनाव होने हैं 10 सीटों पर, भारतीय जनता पार्टी सभी सीटों पर प्रचंड बहुमत के साथ विजयश्री दर्ज करेगी। उत्तर प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी सहित विपक्षी दलों की गुमराह करने वाली नीति को, फूट डालो राजकोलवारी नीति को अच्छी तरह समझ चुकी है। उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। सर मैनपुरी में थे आप, क्या माहौल था आज मैनपुरी में? मैनपुरी में करहल में भारतीय जनता पार्टी इस बार प्रचंड बहुमत के साथ जीतेगी। वहाँ के आम जनता के आशीर्वाद से मैं कह रहा हूँ। अखिलेश यादव अपने भाई को लड़ा सकते हैं वहाँ? आप वेट करें। आम जनमानस मैनपुरी का यह मानता है कि भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित किया है, पूरे मैनपुरी करहल क्षेत्र में कानून का राज स्थापित किया है और सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। उपचुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी बूथ स्तर से लेकर के विधानसभा स्तर तक और सभी 10 विधानसभाओं में मजबूती से तैयारी कर रही है और हम लोगों को विश्वास है कि हम लोग अपनी सीटें तो वापस लाएंगे भी, लेकिन सपा की जो सीटें रही हैं उनको भी छीनेंगे। जिनको बनाना चाहें वो बना सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूती से विधानसभा के उपचुनाव को लड़ेगी। धन्यवाद। पोस्ट करना एक अलग बात है। इतना तो है कि उनको भी जानकारी कि 7.5 साल लगभग कार्यकाल में एक भी दंगा उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ, कहीं कर्फ्यू नहीं लगा। इसको स्वीकार करना चाहिए, तो सच्चाई है। सीएम ने कहा है कि बटोगे तो कटोगे, इस तरह के ये तो फोन नीचे करो कहा था संघीय शक्ति करेंगे भाई, फोन नीचे ब्रह्मा जी ने भी तो यही बात कही है कि संघीय शक्ति करेंगे, संगठित रहो। विपक्ष चाहता कि दंगा हो, आगे जीत दर्ज करेंगे। 2 सीटों पर सर जो जिताऊ कैंडिडेट होगा और लोकल होगा, कार्यकर्ताओं का पसंद होगा, पार्टी दोनों पार्टी का पसंद होगा, एनडीए के जितने घटक दल उनके पसंद का कोई चुनौती लग रहा है आपको? नहीं, कोई चुनौती नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी की निषाद पार्टी कितनी सीटों पर लड़ेगी? मैं कह रहा भारतीय जनता पार्टी सहयोगी दल निषाद पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी एक पहले परंपरा रही है और गठबंधन दल का धर्म निभाती है और बड़ा दिल निभाती है और हमेशा जिसके खाते में जो सीटें रही वो लड़ी है, आगे भी लड़ेगी। उत्तर प्रदेश के बहराइच जनपद में आदमखोर भेड़ियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। हाल ही में एक 5 वर्षीय अयांश की भेड़ियों ने हमला कर हत्या कर दी। पिछले 2 महीनों में महसी तहसील क्षेत्र में भेड़ियों के हमलों में 8 लोग जान गंवा चुके हैं, जिनमें
हाल ही में एक महिला की भी मौत हुई थी। वन विभाग और प्रशासन की तमाम कोशिशों के बावजूद भेड़ियों का झुंड पकड़ से बाहर है। विधायक और 5 जिलों की वन विभाग की टीम लगातार क्षेत्र में गश्त कर रही है, लेकिन दहशत का माहौल अभी भी बना हुआ है। लोग रातों को जागने को मजबूर हैं। सरूरपुर थाना क्षेत्र के मैनापुठी गांव में एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है, जहां एक युवक ने 6 से अधिक नाबालिग किशोरियों के साथ कुकर्म किया है। युवक ने अपने कमरे में लगे सीसीटीवी कैमरों का उपयोग कर किशोरियों की अश्लील वीडियो बनाई और उन्हें ब्लैकमेल कर पैसे वसूले। जब किशोरियों ने पैसे देने बंद कर दिए तो आरोपी ने वीडियो वायरल करने की धमकी देकर फरार हो गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है और इस वारदात के चलते गांव में गहरा सदमा और नाराजगी है। ये थाना सरूरपुर में कुछ वीडियो प्रकाश में आए थे, जिसमें एक व्यक्ति के द्वारा कुछ बच्चों के साथ कुकर्म करने की बात उसमें पाई गई थी। इस जानकारी में आने के बाद इसमें 19 तारीख को एक मुकदमा दर्ज किया गया है और आरोपी की तलाश की गई है। आरोपी अभी फरार है और जो लोग जिनके साथ ये घटना हुई है उन पीड़ित के बयान दर्ज किए गए हैं और उसके NBW प्राप्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं। शीघ्र ही उसकी गिरफ्तारी की जाएगी और ये घटना एक विभत्स घटना के रूप में है। इसको सीरियसली लेते हुए इसमें तत्काल कार्रवाई कराई जा रही है। सर, अभी तक कितने बच्चे इसमें सामने आए हैं? मतलब कोई बीच कर रहा है, कोई संख्या जो है उसको लेकर के बड़ा अजीब माहौल है गाँव में। जो FIR में हैं वो 6 बच्चे पीड़ित बताए गए हैं और कुछ जानकारी में कुछ बच्चे और आए हैं, लेकिन अभी सामने नहीं आए हैं। वहाँ पे लोगों के संपर्क करके प्रयास किया जा रहा है कि जिन बच्चों के साथ ऐसी कोई घटना हुई है वो सामने आए ताकि उनका बयान दर्ज किया जा सके और उनके बयान के आधार पर कार्रवाई कराई जा सके। यानी कि अभी तक आधिकारिक तौर पर 6 बच्चे ही सामने आए? हाँ, अभी FIR में जो नामजद हैं वो 6 बच्चे हैं जिनके बयान। अभी के लिए इतना ही और खबरों के लिए आप देखते रहिए हॉर्नबिल TV।